चलो बेसिक्स तुमने पढ़ लिया डायमेंशन का क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी मेजरली 3 एप्लीकेशन है, मैंने कल बता दिया था तुम्हें कौन कौन सी एप्लीकेशन है। नंबर 1 इज कन्वर्जन, सबसे पहला तो कन्वर्जन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला डिराइव करना, और तीसरा चेक करना। ठीक है, तीसरा क्या करना है, चेक करना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी आएगी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब समझो पहले क्या है। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले ले, जैसे मान लो ये बोर्ड ले ले, ठीक। जैसे कोई बोलेगा इसको लेट्स से दिस इज 1 मीटर लेंथ, ठीक। कोई इसको बोल सकता है 1 मीटर, कोई इसको बोलेगा 2.5 फीट, और कोई बोलता है इसको लेट्स से 1000 सेंटीमीटर, सॉरी या 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, तीनों में डिफरेंस ये हो रहा है कि एक तो 1 मीटर है, दूसरा क्या है 100 सेंटीमीटर है, और तीसरा क्या है 2.5 फीट है। लेकिन बोर्ड की लेंथ तो सेम ही है, बोर्ड की लेंथ में कोई नहीं डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इसके यूनिट क्या है, मतलब इसके यूनिट क्या है मीटर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। इसमें यूनिट क्या है सेंटीमीटर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इसमें यूनिट क्या है फीट, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.5। तो इसमें कांस्टेंट क्या हो रहा है, एक्चुअल जो इसकी लेंथ है बोर्ड की वो तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाली। तो इसका मतलब ये सब क्या है, बराबर ही है। इसका मतलब क्या है, ये सब बराबर। अब इसको मैं अगर जनरलाइज कर दूं कि जैसे मान लो इसकी यूनिट को मैं बोलता हूं U1, इस यूनिट को मैं बोल देता हूं U2, इसके मैग्नीट्यूड को मैं बोल देता हूं N1, और इसके मैग्नीट्यूड को बोल देता हूं N2। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि N1U1 इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये तो है इसका बेसिक्स, ये इसका क्या है बेसिक। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, अब देखो कोई भी तुमने ये पढ़ लिया SI और CGS पढ़ लिया, ठीक है। ये क्या है यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसमें हमारी जो बेसिक फंडामेंटल आती है MLT, हमारी जो फंडामेंटल MLT आती है, इसमें SI में कैसे मेजर होती है kg में, इसमें ये कैसे मेजर होती है मीटर में, और ये कैसे होती है सेकंड में, इसमें ये कैसे मेजर होती है ग्राम्स में, ये ग्राम्स में, ये सेंटीमीटर में, और ये तो है सिंपल, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तेरे को अपना सिस्टम कोई बना देगा वो, तेरे को वो बोलेगा कि 1 kg इज इक्वल टू लेट्स से 50 ग्राम या 50 यूनिट्स, वट जो उसकी यूनिट है खुद के, ठीक है। बोल देगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू लेट्स से 1000 यूनिट्स, वो उसके खुद के यूनिट्स है, ठीक है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू लेट्स से 60 मिनट, वट जो भी है, कुछ भी बना सकता है वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो ये हमारा पार्ट कवर होगा इसके अंदर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के अंदर, कि एक यूनिट से हमें, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे वो समझो, लिख लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं ये समझो। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने को, तुम्हें N1 पता होगा, U1 पता होगा, U2 पता होगा, N2 निकाल दो, ठीक है इस तरीके से। या फिर जो भी 4 में से 3 पैरामीटर पता होंगे, चौथा निकालना होगा तुम्हें, ठीक। अब देखो कैसे करना है, जैसे मान लो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट लेट्स से U1 इज इक्वल टू, उसको इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या कर लो, ब्रेक कर लो पहले तो, ठीक। MLT, उसके जो भी पावर है वो पावर भी लिख लो, उसके क्या लिख लो, पावर भी लिख लो। ऐसे ही तुम्हारे U2 भी होगा, U2 के अंदर भी M2, L2 और D2 कर लो, MLT कर लो उसका। ध्यान रहे अगर क्वांटिटी सेम है तो MLT की जो पावर होगी ना वो सेम होगी, क्योंकि डायमेंशन तो सेम है ना। जो क्वांटिटी है मतलब जो भी क्वांटिटी तुम मेजर कर रहे हो, कोई भी फॉर्मूला अगर तुम मेजर कर रहे हो, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है उसके डायमेंशन तो हमेशा सेम ही रहेंगे, क्योंकि अगर ये लेंथ है तो लेंथ है, अगर ये लेंथ है तो फिर लेंथ ही है। उसको मेजर करने के तरीके फीट में, सेंटीमीटर में, मीटर में अलग अलग हो सकते हैं। मतलब फीट में वो 2.5 है लेट से, सेंटीमीटर में वो 100 है लेट से, मीटर में वो 1 है, लेकिन है तो वो क्या है लेंथ ही।
तो अगर उसका डायमेंशन देखोगे तो वो क्या है, एल की पावर 1, वो रहेगी तो एल की पावर 1 ही। इसमें भी जब दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में जाओगे तब भी वो क्या रहेगी, फंडामेंटल क्वांटिटी तो वही रहेगी ना, एल ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होने वाली। इसमें ऐसा थोड़ा ना मास जुड़ जाएगा, ये एल की पावर 2 हो जाएगी, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट रहता है तो फिर देखो n2 की वैल्यू कैसे आ सकती है, देखो n2 की वैल्यू क्या आएगी, n1 n2 में u1 अपॉन में u2, ठीक। इसको क्या लिख दे, n2 इज इक्वल टू n1, हम इसको अलग अलग करें, देखो u1 क्या है mlt और u2 क्या है m2l2 d2, तो इसको अलग अलग करके लिखे तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो क्या किया मैंने, u1 बाई u2 किया, u1 की वैल्यू लिख दी m1 l1 t1 m2 l2 t2। जब वो डिवाइड होगा तो पावर अगर सेम हो तो ये इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। m1 अपॉन में m2 इक्वल टू a, सॉरी पावर में a, l1 बाई l2 की पावर में b और t1 बाई t2 की पावर में c, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे समझ में आएगा, पहले एक बार लिख लो, फटाफट फटाफट लिख ले, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा। लिख लिया, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखे, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, ERG, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग्स। अच्छा अरे ध्यान दो, पहले समझ लेते फिर आगे डिस्कशन जो करना है तुम कर लेना, ठीक है। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, और अर्ग भी किसकी है, वर्क की, लेकिन ये SI सिस्टम में और ये CGS सिस्टम में है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अच्छा तो सबसे पहले काम क्या है हमारा, सबसे पहले इसका जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें। देखो वर्क, दिस इज जूल किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, MLT-2, मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या है LT-2, ठीक। इधर से डिस्प्लेसमेंट के भी कितने आ गए L, तो क्या फॉर्मूला बन गया है ML2T-2, ठीक। अब जैसे मैंने ये लिखा मेरे को क्लियरली समझ में आया, A कितना है 1, B कितना है 2 और C कितना है -2, ये चीज आ गई। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, जूल से अर्ग में कन्वर्ट करना है। मेरा N1 क्या है यहाँ पे 1 जूल, N1 कितना है 1, N2 मेरे को निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, N2 निकालना है। N2 इज इक्वल टू N1, अब देखो M1, चलो मैं पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, पावर 1 L1 अपॉन में L2 की पावर 2 और फिर T1 अपॉन में T2 की पावर, ठीक। अब सोच जो M1 आ रहा है वो कौन सी यूनिट से आ रहा है, SI यूनिट से, तो मास M1 किस में होगा, kg में, M2 किसके अंदर होगा, ग्राम्स में। ऐसे ही L1 किसके अंदर होगा, मीटर में, और L2 किसके अंदर होगा, सेंटीमीटर में। ऐसे ही T किसके अंदर, दोनों के अंदर सेकंड से, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, अब ऐसे सोचो, ये आ गया 1 क्योंकि N1 1 है, M1, अब तुम्हें या तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ kg बनाओ, ऊपर और नीचे या तो दोनों तरफ kg बनाओ या फिर दोनों तरफ ग्राम बनाओ, ठीक है। ऐसे ही L1 L2 ऊपर मीटर नीचे सेंटीमीटर, दोनों एक कर दो, या तो सेंटीमीटर में बनाओ या फिर मीटर में बनाओ उसको, ठीक है। ऐसे ही टाइम है, तो क्या करें, ग्राम में बनाए किलोग्राम में बनाए, ग्राम में बना लें। तो M1 क्या है kg, एक kg में कितना ग्राम होता है 1000, तो यहाँ पे लग गया 1000 अपॉन में ग्राम, तो 1 है, ग्राम में क्या आ रहा है 1, ठीक, तो इसकी पावर आ गई 1। ऐसे ही L1 क्या है मीटर के अंदर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक। और T1 क्या है, अब क्या आ गया, ये 3 हो गए और ये कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 और 3 7, ठीक है। तो कितना आ गया 1 जूल, तो N2 कितना आ गया 10⁻⁷, क्या ये अर्ग, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, लिख लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखे
लिखो क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी की बात हो रही है यहाँ पे, कौन सा क्या होता है कैपिटल जी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम इज, इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 into 10 raised to power minus 8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई सिस्टम। फटाफट से कैलकुलेट करके बताएं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, कराऊं या खुद करोगे? पहले ट्राई करो एक बार पहले। अब देखो सबसे पहले क्या करें, हमें क्या दिया गया है, जी विच इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ये होता है। तो जी क्या हो गया, F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो सबसे पहले तो अपना काम क्या है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। या तो अगर तुम्हें डायरेक्टली आता तो कर लो, नहीं आता तो ऐसे कर लो। जी इज इक्वल टू F का क्या होता है, फोर्स mlt-2, फोर्स इज mlt-2। फिर साथ में r स्क्वायर मतलब तो l का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया m स्क्वायर, यहाँ पे आ गया m स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना, m-1 l3t-2। ये चीज समझ में आ गई। अब देख a क्या आ गया -1, b क्या है 3 और c क्या है -2, abc आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, n1 क्या है तेरा, n1 इज व्हाट 6.67 10 raised to power -8, ठीक है। ये हो गया, ये n1 हो गया। अब तेरे को क्या निकालना है, n2 निकालना है। n2 इज इक्वल टू n1 की सीधी वैल्यू लिख दी 10 raised to power -8। अब तेरे को क्लियर बोल रहा है कि डायन से तेरे को कहां जाना है, डायन से कहां जाना है, एसआई में। डायन से कहां जाना है, सॉरी डायन कह रहा हूं, सीजीएस से कहां जाना है तेरे को, एसआई में, ठीक। तो m1 क्या होगा इस बार, ग्राम वाला, और m2 क्या होगा, केजी वाला, ठीक है। तो तू ऊपर कर देख, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया ग्राम और यहाँ पे हो गया केजी। तो कैसे कन्वर्ट करूं, ऊपर करूं नीचे करूं, बता, ग्राम में करूं या उसमें करूं? तो 1 ग्राम यहाँ पे आ गया 1000 ग्राम, तो ग्राम नहीं लिख रहा, बस ऐसे लिख रहा हूँ, -1 अपॉन में 1000 हो गया, क्योंकि ऊपर ग्राम है और नीचे भी ग्राम हो गया, ठीक। ऐसे ही फिर L1/L2 कर ले, ऊपर सेंटीमीटर है नीचे क्या है, सेंटीमीटर बना ले। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ऐसे ही टाइम तो 1/1 है, ठीक, ये हो गया। अब देखो इसको कन्वर्ट करो, 6.67 into 10 raised to power 8 इंटू में ये कितना आ गया 10 raised to power -3 इंटू में ये कितना आ गया 10 raised to power 6, इधर है ये माइनस हो गया, प्लस हो गया सॉरी, और ये हो गया माइनस, और वहां पर 10 ये माइनस, ठीक। तो अब देख लो, ये प्लस का 3, ये माइनस का 6, तो बच गया माइनस का 3, ये माइनस का 8, तो कितना हो गया 6.67 into 10 raised to power 8 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं क्या, पक्का? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, find the value of 60 joule per minute on a system. Find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as the base units. और देखो क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान सुनो पहले, ठीक है। देखो तुम्हें दिया क्या गया है इस बार तुम्हें बोला है 60 जूल पर मिनट। जूल से हमें क्या समझ में आया,
वर्क है, अपॉन में टाइम दे रखा है, तो हमें समझ में आ गया पावर है। लेकिन पावर जब तुम लिखोगे, पावर क्या होती है? वर्क अपॉन में, लेकिन टाइम होता किस में है? वो सेकंड्स में। वो टाइम किस में होता है? सेकंड्स में। तो पहले उसको स्टैंडर्ड तो बनाओ फिर। तो 1 वॉट क्या है ये? 1 वॉट 60 जूल पर सेकंड तो बनाओगे ना, पर मिनट थोड़ी ना होती है वो यूनिट, ठीक है? तो वो क्या होती है? पर सेकंड होती है, तो 1 वॉट आ गया। तो बेसिकली N1 कितना है यहाँ पे? 1, जो कि तुमने 60 किया होगा वहां पे। अच्छा देखो, वर्क के डायमेंशन क्या थे? ML2T-2, और अपॉन में टाइम तो T नीचे, तो पावर के क्या आ जाएंगे? ML2T-3। देखो यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? नहीं, ML-T-2 तो फोर्स हो गया, इनटू में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लग गया तो L2 हो गया, और नीचे टाइम है तो T-3 हो गया। तो A कितना है? 1, B कितना है, और C कितना है? ये ठीक। अब तेरे को उसने बोला क्या है? वो बोल रहा है कि जो रिक्वायर्ड यूनिट है उसमें क्या चाहिए? 100 ग्राम चाहिए उसको, फिर क्या चाहिए? और 1 मिनट चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए उसको, ठीक। तो ये कौन से है? ये M2, L2 और T2 है, ठीक। तेरे को चाहिए N2 इज इक्वल टू N1 कितना? 1। अच्छा, M1 बता, इसमें केजी में होगा, वो होता है 1000 ग्राम अपॉन में 100 ग्राम। आया समझ में? पावर कितनी? 1। ऐसे ही L उसमें मीटर में होता है, तो क्या लिख दें? 100 सेंटीमीटर, और इसके कितने हैं? 100 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 2, ठीक। उसमें टाइम कहां पे होता है? सेकंड में। इसमें क्या दे रखा है? मिनट में। तो 1 सेकेंड अपॉन में 60 सेकेंड्स -3। आया समझ में? ठीक। तो देख क्या करोगे, ये 2 पावर 0 कट गई, ये पूरा ही कट गया, और ये 1 अपॉन में 60, और -3 है, तो क्या बन जाएगा? ये 60 की पावर 3 इंटू में 10, एक यहां से भी तो आएगा, है ना? तो क्या बन गया ये? 6 की पावर कितनी है? 3। कितना हो गया? 216। तो ये हो गया 216 इंटू में 10 रेज टू पावर 4। नहीं हो, 6 उल्टा हो जाएगा ना, ये 10 है, ये 3 है और 4, तो मतलब हो गया 2.16 इंटू में 10 रेज टू पावर 6 यूनिट। समझ में आया कैसे किया? तो इस तरीके से तुम्हें कोई भी सिस्टम दे सकता है वो। चलो अगली एप्लीकेशन लिखें, नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखें, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given physical equation of dimensional correctness of given physical equation। देखिए जैसे कि बेसिक समझो ऐसे ही कि जैसे टाइम में कभी लेंथ जुड़ सकती है क्या? ऐड हो सकती है टाइम के अंदर लेंथ, ठीक है? क्या वेट के अंदर लेंथ ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है? ऐसे ही अगर मान लो कोई इक्वेशन है, अगर मान लो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, तो टाइम इक्वल टू टाइम ही हो सकता है, टाइम कैन नॉट बी इक्वल टू लेंथ, टाइम कैन नॉट बी इक्वल टू लेंथ। तो हम इसी चीज का यूज करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लिखो, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसकी डेफिनेशन लिखें सबसे पहले तो। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, a physical equation, a physical equation will be dimensionally correct,
A physical equation will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms, if the dimensions of all the terms occurring on both the sides, occurring on both sides of the equation are same, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखे, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट only the physical quantities of the same kind can be added or subtracted or compared. Added, subtracted, क्या कह रहा है? हाँ, same kind can be added, subtracted or compared. ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक समझे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि तुम्हें चेक करना हो कि चेक करो, क्वेश्चन लिखे, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ, लेकिन हमें डायमेंशनली चेक करना है उसको, ठीक है। आओ देखो किस तरीके से करते हैं। देखो, अगर हमें डायमेंशनली अगर ये करेक्ट होगा तो कंपेयर, अगर हम इसको ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी पूरा क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसके यूनिट भी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए। तो देखो किस तरीके से, देखो s के यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब l, ठीक। अब ut को पकड़ो, देखो ut क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, l t माइनस 1, t क्या है, टाइम, और इसका क्या है, टाइम, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये क्या है, at स्क्वायर, हाफ तो कांस्टेंट है, ठीक है, at स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन ये यूनिट क्या होते हैं, l t माइनस 2, और t स्क्वायर क्या हो गया, t स्क्वायर, तो क्या आ गया, l। क्या ये l प्लस l सही लग रहा है, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है तो l ही ना, वो तो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो लेंथ के अंदर लेंथ ही ऐड हो रही है ना, और लेंथ से ही कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, लिख लो इस एग्जांपल को फटाफट। नेक्स्ट लिखो, देखो अगला एक एग्जांपल खुद से करो, ट्राई करो। क्वेश्चन वही है, चेक डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। डायमेंशनली चेक करें क्या ये करेक्ट है। लेफ्ट साइड में क्या है, t इज इक्वल टू, इधर क्या है, लेंथ, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन वाला ये आएगा l t माइनस 2। देख l से l तक खत्म हो गया, ये t माइनस 2 ऊपर चला गया, अंडर रूट से बाहर भी निकल गया, तो क्या आ गया, फिर से डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। एक और चेक करो फटाफट, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। चेक करें क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। और देखो जिसका नहीं हुआ वो देख ले, देखो हाफ mv स्क्वायर, m में m आया तो एक m हो गया, v स्क्वायर बना तो मतलब l t माइनस 2 का, नहीं उल्टा हो गया ना, l t माइनस 1 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर भी तो होगा, l t माइनस 2 का, सॉरी l t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mgh बोले तो m, g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज l t माइनस 2, और h क्या है, l है ना। तो ये क्या बन गया, m, इसका स्क्वायर हुआ तो l2 t माइनस 2, और इधर से देखा तो m l2 t माइनस 2। देखो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखे, हाँ, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल, the velocity v of a particle depend on the time t
according to the following equation, according to the given equation, according to the given equation, v is equal to a plus bt plus c upon में d plus t, d plus t. Write the dimension of a, b, c and d. Write the dimension of a, b, c and d. हो गया भाई? चलो आओ देखो, आओ देखो। सबसे पहले तो मेरे को सबसे इजीएस्ट जो निकाल सकता हूँ ना मैं इसमें, कौन सा निकाल सकता हूँ? डी को निकाल सकता हूँ। डी को देखो, देखो डी में टी ऐड हो रहा है, तो टी में टी ऐड हो सकता है, तो डी की डायमेंशन क्या? टी। और इसकी है डी का डायमेंशन सबसे पहले आ गया टी मेरे पास। अब ए पे आ जाओ, ए पे देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस प्लस चल रहा है सब कुछ। तो ए के डायमेंशन कैसे आ जाएंगे? एल टी माइनस 1। अब ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, तो ये भी वेलोसिटी बननी चाहिए। तो बी टी इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए? एल टी माइनस 1 बनना चाहिए। तो बी क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2। ठीक, ऐसे ही c अपॉन में d प्लस टी, ये ओवरऑल क्या बनना चाहिए? वेलोसिटी। तो c अपॉन में t प्लस टी मतलब t, तो ये हो गया t इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। इधर जाके क्या हो गया ये? तो c क्या हो गया? l। c के डायमेंशन क्या है? l। c के डायमेंशन कितने हैं? l। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें होमोजेनिटी के ऊपर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट लास्ट लिखे इसकी एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन लिखे टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब तुम्हें इससे क्या, इस एप्लीकेशन से अपन लोग क्या करते हैं कि कोई क्वांटिटी दी होगी, उसके साथ दिया होगा कि ये सर्टेन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें? उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। वो फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद ये तुम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में उस क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा क्या। जैसे कि बहुत इजी एग्जांपल लूं कि मैंने बोला कि वेलोसिटी जो है ना वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, मान लो। ठीक है, और फिर तुम्हें रिलेशन निकालना हो कि एम वेलोसिटी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी, इस तरह, मतलब प्रोपोर्शन तो नहीं, उसकी पावर निकालते हैं इसमें हम। ठीक है, पावर निकालेंगे। क्वेश्चन लिखो, तुम्हें समझ में आया? क्वेश्चन समझते हैं इस चीज को। क्वेश्चन लिखो, ये कह रहा है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F, ड्राइव एन एक्सप्रेशन for the centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है F, वो मास और क्या किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू mvr। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता m के कितने पावर, v के कितने पावर और r के कितने पावर, तो हम मान लेते हैं इसके पावर a, b एंड c। अगर कोई और होता तो हम d भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो कोई कांस्टेंट k आ गया, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक, अब तेरे को ये पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है अगर इधर फोर्स है तो इधर भी क्या होना चाहिए? फोर्स के डायमेंशन होने चाहिए। तो ऐसे सोच, ये क्या था? मास की यूनिट क्या होता है? डायमेंशन। ये वेलोसिटी है, ये क्या होगा? एल टी माइनस, ये क्या है? रेडियस,
तो L, ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, M L T माइनस, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। ठीक है, तो इससे तेरे को क्या समझ में आया कि M की पावर A, यहाँ पे M की पावर कितनी है 1, तो A की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। ऐसे देखो L, देखो L क्या है, L की पावर कितनी है B प्लस C, कंबाइन देखो ना, इसकी पावर B है और यहाँ पे क्या है C, तो B प्लस C मिलके क्या बनना चाहिए 1 होना चाहिए। सिमिलरली T की क्या है माइनस B, क्या होना चाहिए इसको -2, तो B की वैल्यू क्या आ गई 2, C की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इसका मतलब F क्या लिखा गया, K टाइम्स mv² बाय, ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं देता तुम्हें, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं देगा, ये आइडिया दे देगा कि मास, वेलोसिटी और आर जो है, रेडियस जो है, वो किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं फोर्स के साथ। क्वेश्चन लिखे, डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम T, time period of a pendulum T, if it relates to the length of the pendulum, mass of the bob m, and acceleration due to gravity g, देखो क्वेश्चन क्या दिया अपन लोगों ने, क्वेश्चन क्या अपना, टाइम पीरियड का L और G के साथ रिलेशन निकालना है, MD है ना, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू M L G, ऐसे कुछ दे दिया तेरे को। लेट्स से ये पावर A है, ये B है और ये C है। फिर अपन क्या करेंगे, T इज इक्वल टू K टाइम्स M की पावर A, L की पावर B और G की पावर C। अब क्या करें, डायमेंशन लिखे, इधर तो क्या है T है, मतलब इसको थोड़ा सा अगर और स्टैंडर्ड करना है मेरे को, मैं क्या करूं, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू M, तो M A, फिर L तो L B, G तो L T माइनस C। यहां से कंपेयर करो, A तो 0, A तो है 0, साथ ही साथ B प्लस C इज इक्वल टू 0, इधर का B, ये C इज इक्वल टू 0, फिर T मतलब -2C इज इक्वल टू -1, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी +1, तो -1 आ गई, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, C की वैल्यू -1/2, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो टाइम पीरियड क्या लिखा गया, K, A तो 0 है, तो M तो खत्म ही हो गया, L की पावर कितनी आ गई 1/2 और G की पावर माइनस में तो मैंने नीचे लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो T इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट में, लेकिन पेंडुलम का फॉर्मूला होता क्या है 2 पाई अंडर रूट L बाय G, तो इसने तेरे को एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं दिया, अप्रोक्सीमेट तेरे को आइडिया दे दिया कि फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिलेट कर रही है, एक्चुअल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, या हो सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आज के लिए, ये कह रहा है द वेलोसिटी v of water waves, the velocity v of water wave depends m, sorry m नहीं है, depends on the wavelength lambda, density of water rho, and the acceleration due to gravity g,
डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। आयो देखो ये क्वेश्चन में क्या क्या बता रहा है, जल्दी से बताना चाह। वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। वेव वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ डेंसिटी एक्सेलरेशन ए जी, ठीक है। इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी, ठीक। अब आओ फटाफट से, तो वी क्या हो गया, के टाइम्स लैम्डा ए रो बी एंड जी सी। इसके डायमेंशन क्या है, m0 l t माइनस इज इक्वल टू लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो मतलब लेंथ, रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मास अपॉन में वॉल्यूम, m अपॉन में l क्यूब, l t माइनस 2c। तो देखो यहां से क्या क्या मिल गया तुम्हें, m के साथ तो 0 है, तो b की वैल्यू देखो क्या आ गई 0। यहाँ पे देखो m की पावर b आएगा और यहाँ पे 0 तो b आ गया सीधा सीधा 0। फिर आ जाओ l के ऊपर, देखो l के ऊपर a यहाँ से माइनस का 3b यहाँ पे और प्लस का c यहाँ पे इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। b 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस सी इज इक्वल टू 1, ठीक। अब t पे आ जाओ, t भी अकेला है तो t की पावर -2 है तो -2c इज इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब c 1/2 तो a भी कितना 1 - 1/2 तो मतलब 1/2, ठीक। अब लगा दो बस, तो v इज इक्वल टू k टाइम्स लैम्डा की वैल्यू 1/2, a है ना इसके ऊपर, तो लैम्डा की पावर 1/2, b तो 0 है तो रो तो खत्म ही हो गया, g की पावर कितनी है c, तो मतलब 1/2, तो g भी 1/2, तो v क्या आ गया k टाइम्स रूट लैम्डा g। समझ में आ गया।